नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए हमने जो पिछली कक्षा है उसमें 4.1 कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर आज 4.2 कंप्लीट करेंगे। देखिए बात ऐसी है कि मैंने ये जो 4.2 है वो कंप्लीट करवा दी थी और कंप्लीट मैंने ये रिकॉर्ड भी कर दिया था। लेकिन हुआ क्या, उसमें 4.2 की आधी क्लास में आवाज़ नहीं आई, साफ़ आवाज़ नहीं आई। मतलब आप ये समझिए आवाज़ का उसमें इश्यू था, इसलिए वो आधी जो क्लास है वो मेरे को डिलीट करनी पड़ी है। इसलिए आधी क्लास में यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 तक मेरे को दोबारा करवाने होंगे, इसलिए मैंने ये दोबारा आपको करवा रहा हूँ। आपने तो वो पढ़ी नहीं है क्योंकि मैंने वो डाली ही नहीं थी आधी। क्यों डालता, उसकी आवाज़ ही नहीं थी। इसलिए मैं इसको और आधी उसको साथ में जोड़कर और एक ही क्लास आपके साथ आपके लिए डाल दी जाएगी। आप एक ही साथ इसे देख लीजिएगा। देखिए अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और क्वेश्चन देखिए आप लिखा है प्रश्न नंबर 4.2 में एक का द्विघात समीकरण है और इनके मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये पूछा है कि द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या होते हैं मूल? मूल का मतलब है अक्ष के मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण है तो अक्ष के दो मूल आएंगे, दो मान आएंगे। आप सीधा सीधा ये समझे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए हैं, पहले भी किए हैं। इसमें आपने अब वो काम करना है, गुणनखंड करने हैं इसके। देखिए यहाँ पर तीसरी संख्या और पहली संख्या है, इसका आप क्या करेंगे, गुणा करके देखिए। 10 एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर आप 10 के गुणनखंड करेंगे और 10 के गुणनखंड हो जाएंगे। ये गुणनखंड करना आपको यदि नहीं आता तो पहले गुणनखंड करना सीखिए, बेहद ज़रूरी है। 10वीं कक्षा में आपको गुणनखंड करना नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप बहुत दूर हो अभी सफलता से। तो ये 2 और 5 के गुणनखंड बन गए, 2 गुणा 5 है ना, ये 10 ही है। अब इस 5 और 2 को इस प्रकार लिखना है कि ये 3 बने, माइनस का 3 बने। मध्य वाला पद बनाना अपने को, ठीक है ना। गुणनखंड, इसके गुणनखंड करके बीच वाला पद बनाना होता है। तो 5 को और यदि इसको 2 को साथ में जोड़ के लिख देंगे तो ये 7 बन गया है। 3 माइनस का 3 नहीं बना है। 5 और 2 को घटा के लिख देंगे तो 3 बन गया है। 5 में 2 घट के -3 नहीं बना है। -3 बनाने के लिए माइनस का 5 लेना पड़ेगा और प्लस का 2 लेना पड़ेगा। तो एक विपरीत चिन्ह क्या होंगे, घटेंगे, यानी कि ये घटेगा, 3 आ जाएगा। और किसका 3 आ जाएगा? माइनस का, बड़ी संख्या का। इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। इस 3x को हमने ये लिख दिया है, समझ में आ गया। माइनस की 3x को ये लिख दिया है, माइनस का 5x प्लस का 2x, एक ही बात है। इन दो पदों में और इन दो पदों में हमें कॉमन लेना होगा। यहाँ पर इधर ले लेंगे x कॉमन, तो ये x की स्क्वायर है तो एक x रह गया। 5x में से x निकाल लेंगे तो 5 बचेगा, भाग दे दिया इधर। इधर देखिए प्लस और माइनस निकालते, माइनस के 2 निकालेंगे, 2 कॉमन आएगा, माइनस का बाहर लेंगे तो माइनस के 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, अंदर x बचेगा। ये माइनस से प्लस का ही लेंगे, प्लस का 2 बाहर लेंगे, ठीक है ना। प्लस का 2 बाहर लेंगे और अंदर x, यहाँ पर 2 का भाग जाएगा तो x का -5 हो जाएगा। 2 का भाग इसमें जाएगा तो 5 हो जाएगा, समझ में आ गया। 2 अपने पास मान बचते हैं, एक तो आता है x + 2 बराबर 0, देखिए ये, और एक ये अंदर जो बच रहा है ये x - का 5 बराबर 0। यहाँ पर तो देखिए x का मान आ जाता है 0 - 2 बराबर -2। क्या आ जाता है? -2। कैसे 0 में से 2 घटेगा? ये माइनस का 5 है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का। 0 + 5 = 5, यानी x के 2 मान आ गए अपने और अपना आंसर हो गया है। उतारिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² + x - के 6 बराबर 0। इन दोनों को गुणा करके देखिए, ये हमने पहले वाले क्वेश्चनों में किए थे वैसे। तो 6 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 12x²। कितना आ गया? 12x²। कैसे आया है? तीसरी संख्या और पहली संख्या को गुणा करने पर, है ना। इसको और इसको करने पर 12x²। 12 का आप गुणनखंड कीजिए, 2 तिया 2 सिक्की 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3। इन दो इसको अपने को ऐसे लिखना है कि अंदर x बचे, ठीक है। इसको साथ लिखेंगे 4 और ये हो जाएगा 3, 4 गुणा 3। तो 4 में से यदि 3 घटाएं तो 1 बचता है कि नहीं बचता है? बचता ना, प्लस का है
तो इसे हम लिख देंगे 2x² प्लस 4x माइनस का x माइनस 6 बराबर 0। 4x माइनस 3x, सॉरी 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x, इस x को लिख दिया अपने ऐसा। 4x में से 3x घटे तो x ही बचता है, आगे माइनस का 6 लिख दिया जैसा का तैसा। समझ में आ गया इतना। इन दो पदों में और इन दो पदों में अपने को कॉमन निकालना है। यहाँ से देखिए 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, 2 भी बाहर निकाला और x भी, तो इसमें से 2 और x बाहर आ गया तो केवल x बचा कि नहीं। आगे वाले में 2 भी बाहर आ गया तो 1 2 बच गया और x बाहर आ गया तो x तो बाहर आ ही गया, x प्लस 2। यहाँ से देखिए माइनस आ गया, दोनों जगह माइनस है तो माइनस भी बाहर आ गया, और 3 दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो 3 को भी बाहर ले लिया। यहाँ से 3 बाहर आ गया तो अंदर बचा x, माइनस बाहर आ गया तो अंदर बचा प्लस, और 3 का भाग 2 में जाता है, जिसका भी मतलब कॉमन लेते हैं उसका भाग ही देना होता है। 6 में जाएगा तो कितनी बार, 2 बार। 0 मूल आए अपने पास 2, एक तो आता है 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, ये देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0। दूसरा है x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से देखिए 2x, ये माइनस का 3 उधर जाएगा 0 की तरफ तो हो जाएगा प्लस का 3, 0 प्लस 3, और ये क्या होता है 3 ही होता है, 0 में 3 जोड़ेंगे 3। 2x बराबर 3 और x का मान आ जाएगा 3/2। कैसे, ये जो गुणा में 2 है ये उधर भाग में हो जाएगा। यहाँ से इसे देखें तो x का मान आ जाएगा 0 माइनस 2, प्लस के 2 उधर चले जाएंगे और ये आ जाएगा माइनस के 2, यानी x के 2 मूल आ गए। समझ में आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, उतारिए इसे आप। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, √2x² प्लस में 7x और प्लस में 5 √2 बराबर 0। इसको कैसे करेंगे, देखिए दोनों जगह अंडर रूट है। अब आपको कैलकुलेशन करना थोड़ा हार्ड पड़ेगा, तो तीसरी और पहली संख्या को गुणा करके देखिए, तीसरी संख्या गुणा में पहली संख्या, तीसरी संख्या 5 √2 है और गुणा कर रहे हैं √2x² से। मैंने आपको एक पहले क्वेश्चन में बताया था कि अंडर रूट का मतलब आधी घात होती है, तो ये 5 और इसके गुणा में है √2, यानी कि 2 के ऊपर आधी घात है। गुणा में इधर देखिए ये 2 है और इसके ऊपर भी आधी घात है। मैंने बताया था आपको, एक जगह नोट लिखवाया था कि यदि आधार सेम हो, आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। इसके और इसके ऊपर आधार, इन दोनों का आधार 2 है और इनके ऊपर आधार भी घात भी समान है तो जुड़ जाएंगी। ये 5 गुणा में रहेगा, ये देखिए आधार 1 रहेगा और आधी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये जब आपस में गुणा हुए तो 2 के ऊपर आधी और आधी घात हो जाएगी, और आधी घात कितनी हो गई, 1। तो यानी कि 5 गुणा में 2 और 2 के ऊपर घात आ गई 1 की। भी किसी भी संख्या के ऊपर 1 घात हो, इसका मतलब वो ऐसी की ऐसी रह जाएगी। 5 और गुणा में 2 यानी कि 10। जब हमने तीसरी और पहली संख्या को गुणा किया तो 10 आगे का x² है वो x², यानी कि हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे 10 के। किसके गुणनखंड करने होंगे, 10 के। 10 के गुणनखंड करेंगे तो वही 5 गुणा 5 और √2 आएगा, 5 और 2 आएंगे इसकी गुणनखंड, तो 2 गुणा 5। 5 और 2 को इस प्रकार लिखें कि 7 बन जाए। 5 और 2 को इस प्रकार कैसे लिखेंगे, 5 और 2 लिख देंगे, हो गए 7। बस √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5 √2 बराबर 0। समझ में क्या आप इतना। यहाँ से हमने क्या किया है, इस 7x को लिख दिया 5x प्लस 2x, टुकड़े करे तो बने थे 5 गुणा 2। इनको गुणा करके देखोगे ना, 5 दूनी 10, 10 और x गुणा होके x², 10 x² बनते हैं और हमारे 10 x² ही थे। समझ रहे हो। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में यहाँ से हम यदि कॉमन ले x यदि कॉमन ले तो अंदर बचता है √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 बचता है। और इधर देखिए कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी। ये जो 2 है, ये जो 2 है, इसको मैं √2 गुणा √2 लिख सकता हूँ, आगे x लगा दूंगा, 5 √2 बराबर 0। इस 2 को चेंज कर दिया। देखिए हमने यहाँ पर ये जो √2 है ये √2 ही है, 2 की घात यानी आधी यानी √2, √2 गुणा √2 बराबर 2 है ना। आधी घात और आधी घात होके जुड़ के 1 बन गई, यानी कि 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको इसलिए लिखा ताकि दोनों जगह जो है
√2 बाहर आ जाएगा। अब देखिए x, इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया, +5 प्लस में यहाँ √ बाहर आ गया तो अंदर बच गया √2x प्लस में 5 बराबर 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। यहाँ पर दो पद बने, एक तो बन गया x प्लस √2 बराबर 0, एक पद तो ये बन गया है, दूसरा बन गया है √2x प्लस 5 बराबर 0, ये वाला या ये मान लीजिए, और एक बन गया ये। यहाँ से यदि x का मान निकालोगे तो माइनस का √2, एक मान तो ये आ गया, क्योंकि प्लस का है उधर जाते ही माइनस का हो गया। यहाँ देखेंगे तो ये उधर जाके -5 हो गया, और x बराबर आ गया -5 बट्टा √2, दो मान आ गए हैं। समझ में आ रहा है आपको? कुछ आ जाएंगे ये समझ में, आप एक दो बार निकाल के देखिएगा। जल्दी, थोड़ा जल्दी करवाना है मेरे को ये। यूँ मान लीजिए कि कोई मजबूरी है जिसके लिए मेरे को ये थोड़ा जल्दी करवाना है, आप इसे उतारिएगा, मैं आगे वाला करता हूँ। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। क्वेश्चन देखिए 4, यहाँ पर 1/8 एक संख्या बट्टे में आ गई है, यानी कि इसको कैंसिल करना जरूरी है। 1/8 को आप एक संख्या कैसे बना सकते हो? इसमें 8 का गुणा कर दीजिए, हो जाएगा ये। ठीक है, एक बच जाएगा, करना ज़रूरी है ऐसा, वरना ये क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। हमने अभी तक एक रेखी यानी कि सरल रेखा वाले सारे क्वेश्चन किए हैं, ये अकेला आ गया है, तो हमें दोनों तरफ क्या करना होगा? 8 से गुणा करना होगा, प्लस 1/8, और इधर 0 में भी 8 का होगा, दोनों तरफ ही होगा 8 का गुणा। ठीक है ना, यहाँ से ये गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस में ये 8 गुणा और 1/8। ठीक है ना, आगे वाला 0, ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या? 16x²। कैसे आया है? 8 2 से गुणा हो गया, 8 दूनी 16, इस 8 इससे गुणा होता 8x, और इससे 1/8 हो गया, माइनस में 8x प्लस में 1 बराबर 0। अब देखिए पहली और तीसरी संख्या को गुणा करते हैं तो आता है 16x²। 16 के गुणनखंड कीजिए, 8 4 2 और 2, यानी कि क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 लिख सकते हैं। इन दोनों के दो के जोड़े बना के लिखे तो हो गए 4 × 16। 4 और 4 को कैसे लिखेंगे कि माइनस का 8 हो जाए? ऐसे लिखेंगे, ये 16x² माइनस के 4x और माइनस के 4x प्लस का आगे वाला 1 और 0। माइनस के 4 और माइनस के 4 माइनस के 8 ही होते हैं, एक जैसे चिन्ह जुड़ जाते हैं। इन दोनों में देखिए 4 भी कॉमन आएगा और x भी आएगा। देखिए 4 भी कॉमन आ गया और x भी आ गया, तो क्या बचा? 4x माइनस 1। यहाँ से देखिए माइनस भी कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 कॉमन आएगा, माइनस का 1। ठीक है, 4x माइनस 1 बराबर 0। दो पद बन गए, 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से देखेंगे तो 4x बराबर माइनस का 1 उधर गया तो 1 हो गया, और x का मान आ गया 1/4। एक मान तो यह आ गया, और 4x माइनस 1 दोनों एक ही पद हैं, तो x के दोनों मान यही आएंगे। x के दो मान आएंगे, जो कि पहला मान तो ये है, दूसरा मान ये है। समझ गए आप? क्या समझ रहे हैं क्या आप इसको? इन क्वेश्चनों को समझ रहे हो क्या? थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, लेकिन समझना होगा आपको। ये कैलकुलेशन जो बीच में मैं आपको थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन हमने पिछले वाले क्वेश्चनों में बहुत किए हैं, बहुत ज़्यादा किए हैं। यदि आपको वो समझ में आ गई होंगी तो ये क्वेश्चन इससे आगे कुछ नहीं है। इन क्वेश्चनों में यदि आप गुणनखंड करना जानते हैं, टुकड़े करना जानते हैं, तो कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। हमें यहाँ से देखिए 100 एकम 100, 100 दिखाई दे रहा है, 100 के गुणनखंड करते हैं, और 100 के गुणनखंड क्या होंगे? 50, इसके 25, इसके 5 और इसके 5। हम इसे ऐसा करेंगे 2 और 2, 10 के जोड़े बनाएंगे, 10 × 10 ऐसे लिखेंगे। 10 और 10 को ऐसे लिखा जा सकता है, 20 लिखा जा सकता है 10 और 10 को। 100x² माइनस 10x और माइनस 10x प्लस में 1 बराबर 0।
20 को क्या लिख दिया, माइनस का 10 और माइनस का 10। इन दोनों में से 10 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, 10x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 10x माइनस में 1, इसमें से केवल माइनस का 1 कॉमन आएगा और अंदर आ जाएगा 10x माइनस 1 बराबर में 0। ठीक है, एक पद तो ये बन रहा है 10x माइनस 1 और एक ये अंदर वाला बन रहा है। ठीक है, तो कौन से पद बन गए, 10x माइनस 1 सेम है, देखिए दोनों बराबर 0। तो 10x बराबर 1 माइनस का 1 उधर जाते ही 1, x बराबर 1/10। ऐसे ये अंदर वाला है 10x माइनस 1 बराबर 0, ये का ये मान ये आएगा इसका, यानी कि x का मान आ गया ये, 2 मान आ गए x के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि क्या है क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन हैं, एक जॉन और जीवंती का क्वेश्चन है और एक कुटीर उद्योग वाला क्वेश्चन है। उसका क्वेश्चन और उसका आंसर आपको आपकी किताब में मिलेंगे, वो उदाहरण आप अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा। यहाँ पर क्यों 20 मिनट ख़राब करे बिना काम में, ठीक है ना, वहाँ से देख के निकाल लीजिएगा और वहाँ पर आपको देखने से पता लग जाएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन आपने किए हैं तो कोई बड़ा नहीं है, देखते ही समझ जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 27 हो और जिनका गुणनफल क्या बने, 182। ठीक है, तो मानेंगे कि माना पहली संख्या क्या है, x है, तथा दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या y। ऐसे करेंगे तो प्रश्न के अनुसार यदि देखें, प्रश्न में क्या कह रहा है प्रश्न वाला, कि उनको जोड़ें यदि उनका योग x प्लस y, यानी इनका जोड़ जो है वो तो 27 बैठता है, 27 बनता है, और इनका गुणनफल यानी कि x और y को यदि गुणा कर दिया जाए तो ये बनते हैं 182। ठीक है, चलिए ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 ऐसे मान लेते हैं। अच्छा इसे देखिए, x और y 182। ठीक है, यहाँ से मैं x को यदि एक तरफ रखूँ तो y कहाँ चला जाएगा, 182 के भाग में चला जाएगा। समझ में आया आपको, y कहाँ चला जाएगा, x के भाग में। यहाँ से x का मान मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए समीकरण 1 में मान, समीकरण 1 ये रहा। यहाँ पर x का मान रखना है, x प्लस वाई बराबर 27, यही है ना समीकरण 1, और x का मान क्या है 182/y, 182/y प्लस में y बराबर 27। समझे क्या, कुछ x की जगह रख दिया 182/y प्लस y बराबर 27। यहाँ से देखें जब आप इसका एलसीएम लेओगे तो नीचे आ जाएगा y में y का भाग जाएगा एक बार और 1 गुणा हो जाएगा 182 से, 1 का भाग जाएगा y बार और y गुणा होके बन जाएगा y स्क्वायर, और आगे आ गया 27। इस y को उधर भेज दीजिए, 27y हो जाएगा, 182 प्लस y स्क्वायर और बराबर में आ गया 27y। अब देखें उधर वाले 27y को इधर ले आए, y स्क्वायर प्लस 182, इसको मैंने उल्टा सुल्टा दे दिया, पहले y स्क्वायर ले लिया है, आगे लिख दिया 182, माइनस में 27y बराबर में 0 लिख दिया। थोड़ा सा और सुधार के लिखते हैं, y स्क्वायर माइनस में 27y और प्लस में 182 बराबर में 0। इसको इस प्रकार लिख दिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे लिखते हैं ना वो वाला। अब इस 182 के आप गुणनखंड कीजिए, यहाँ कर लीजिए 182 के गुणनखंड, 2 का भाग दोगे तो 91 बार जाएगा, इसमें 3 का जाएगा नहीं, इसमें जाएगा केवल और केवल 7 का, और 13 बार जाएगा, 13 में केवल 13 का जाएगा। तो 2 जोड़े बनेंगे, 7 दूनी 14, गुणनखंड बने इसके 2 गुणा 7 गुणा 13, एक जोड़ा तो ये बन जाएगा 14 का और एक बन जाएगा 13 का। 14 और 13 को लिख दीजिए, इस प्रकार लिखिए कि 27 बने, 14 और 13 27 बनते हैं, माइनस का 14 और माइनस का 13 x लगा के लिखना, प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, इधर वाले में
अरे एक्स नहीं वाई, सॉरी वाई लगा हुआ है तो वाई, ठीक है ना, वाई है। इधर वाले में इन दो पदों में वाई कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा वाई माइनस 14, और इधर इस वाले में 13 कॉमन ले लीजिए, 13, तो अंदर बचेगा वाई माइनस 14 और आगे बचेगा 0। यहाँ से दो पद आएंगे, एक तो y का मान आ जाएगा y माइनस 13 बराबर 0, यानी कि y का मान हो जाएगा 13, और एक बचेगा y माइनस 14 बराबर 0, यानी y का मान हो जाएगा 14। दो मूल आ जाएंगे y के, एक तो आ जाएगा 14 और एक आ जाएगा 13। इस प्रकार आपके जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3 तक कंप्लीट होते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 से लगातार वीडियो पहले से बनी हुई है, उसको इसके साथ इंक्लूड कर देंगे, आप वो देखिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आगे चलते हैं अब। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप लिखा है दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं हैं, हाँ धनात्मक पूर्णांक हैं, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग, वर्ग बोले तो स्क्वायर, योग यानी प्लस यानी कि जोड़, जिनके वर्गों को यदि जोड़ दिया जाए, वर्ग यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, ये जो स्क्वायर लगे ना ये वर्ग, स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। और इनके वर्गों का योग क्या है, 365 बनता है। ऐसी कोई दो संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, जिनके वर्गों का योग 365 है, तो वो धनात्मक पूर्णांक बताइए। धनात्मक हैं, घट नहीं रहे हैं। देखिए संख्याएं ऐसे चलती है ना, 0 से स्टार्ट होकर आगे तक चलती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। 0 से इधर भी तो संख्याएं होती है, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके। तो ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक हैं, दिखा ना, देखिए धनात्मक, धनात्मक का मतलब है 0 से आगे जा रही है, वो पीछे नहीं आ रही है ना, तो हमें क्या लेना है, धनात्मक लेना। चलिए इसे मिटाते हैं, आगे करते हैं फिर। हाँ देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। क्रमागत का मतलब क्या है, लगातार है, यानी कि ऐसे है वो 1 2 3, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो संख्याएं हैं ये क्रमागत होती हैं, सभी में +1 होता है। देखिए 2 है, इसमें 1 जुड़ा हुआ है, आगे 3 है, इसमें 2 में से 1 जोड़ा तो इसमें +1 है, इसमें प्लस का 1 है, यानी कि 1 जुड़ने के बाद। ये भी कह रहा है कि दो क्रमागत हैं, यानी कि क्रम के अनुसार हैं, एक दूसरे से आगे हैं। अब हमें नहीं पता इतनी सारी संख्याओं में वो दो संख्याएं कौन सी हैं, 4 5 हो सकती हैं, 48 49 हो सकती है, पता नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हम मानेंगे यहाँ कि माना पहला पूर्णांक क्या है, x है, पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, आप ये बताइए, दूसरा पूर्णांक क्या होगा। अरे दूसरा पूर्णांक वो होगा जिसमें x में 1 जुड़ जाएगा। 1 क्यों जोड़ा, क्योंकि आगे तक 1 ही बढ़ती रहती हैं, लगातार है ना। देखिए 5 में, इस 4 में 1 जोड़ा है तो 5 हुआ है, 6 में 5 में 1 जोड़ा तो 6 हुआ है। ऐसे वो लगातार क्या है, धनात्मक पूर्णांक कंटिन्यू है, ठीक है ना, इसलिए इसमें 1 जुड़ रहा है। तो हमने पहला पूर्णांक x मान लिया, दूसरा पूर्णांक x + 1 हो गया। फिर वो कहता है कि दोनों पूर्णांकों का वर्गों का योग क्या है, 365 है। वर्ग यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इनको जब जोड़ें तो क्या बने, 365 आए, ये कह रहा है। करते हैं चलिए प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न में लिखा है वैसे। वर्गों का योग, यही लिखा ना कि वर्गों का योग 365 है। अच्छा, वर्गों का योग किसका, पहला पूर्णांक ये x² हो गया, पहले का वर्ग हो गया, प्लस x + 1 और इसकी स्क्वायर, ठीक है ना। दूसरा पूर्णांक क्या है, x + 1 और इसकी भी स्क्वायर, यानी इसका भी वर्ग। और एक पहला जो है पूर्णांक ये है, और इनका वर्ग कितना बनता है, 365 बनता है। यहाँ पर ये x² रह जाएगा, प्लस ये कैसे खुलेगा, a + b की होल स्क्वायर से। सूत्र याद कीजिए, हमने पहले पढ़े थे, यहाँ लिखता हूँ, a + b की होल स्क्वायर, होल यानी इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर, और इसको लिखते हैं a² + b² + 2ab + 2ab, ऐसे सूत्र था ना, याद कीजिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, a² यानी x², a की जगह क्या है, x है, फिर b की जगह 1 है,
प्लस बी की जगह 1 की स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी यानी पहली और दूसरी संख्या एक्स और गुणा में 1 और आगे आ गया 365। समझे क्या आप इतनी बात को? इसको खोल दिया कौन से सूत्र से? इस सूत्र से। यहाँ लिख देंगे कौन से सूत्र से खोला है, ये लगाएंगे, चूंकि ए प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, इसलिए इसको इस तरीके से लिख दिया है। चलिए आगे देखते हैं, इसे सरल करते हैं। ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया अलग से, एक की स्क्वायर एक ही होती है प्लस 2 1 कम 2, ये 2 और 1 आपस में गुणा हुए तो 2 ही आया और फिर 2 एक्स से गुणा हो गया तो क्या बन गया 2x। समझे इतनी बात को? 2 1 से गुणा हुआ तो 2 ही और x से गुणा हुआ तो 2x, आगे बच गया 365। एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर है ना, देखिए ये एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जोड़ा, जुड़ रहे हैं दोनों, घटा नहीं है, तो ये क्या हो गए 2 एक्स स्क्वायर हो गई है ना। 2 एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 है और ये 2x है, मैं 2x को इधर कर लेता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, नहीं करता हूँ, ठीक है। आगे 365। समझे आप इतना? अब क्या करते हैं, ये 2x जो है इसको इधर खिसका के लिखते हैं और 1 को उधर कर देते हैं, बस थोड़ा यही फेरबदल करना है। प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इस पद्धति में लिखना होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसे लिखते हैं ना। ये ए एक्स पहला पद एक्स स्क्वायर में आना चाहिए, दूसरे में किसी संख्या के साथ में एक्स होना चाहिए है, और तीसरी बार में कोई संख्या हो, कोई भी संख्या हो चाहे वो। चलिए आगे करते हैं, इतना लिखिए आप, इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। हाँ, क्या है अपने पास? अपने पास आया है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365, यही आया है। अब क्या करते हैं, इस 365 को इधर लेके आते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 है और ये इधर आया तो ये हो गया माइनस का और उधर बच गया 0, समझ गए आप? ये इधर आ गया। यहाँ पर देखिए ये प्लस का 1 और ये माइनस का 365 है, दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, ये प्लस और ये माइनस है, ये तो कन्फर्म है कि ये क्या होंगे, घटेंगे। वो लाइन मैंने जो नोट में लिखवाई थी, याद कीजिए, उसे 4.1 कर रहे थे तब करवाई थी वो लाइन, कि एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं और अलग अलग चिन्ह उनमें घटते हैं, अलग अलग चिन्ह जो होते हैं वो घटते हैं और एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं। तो यहाँ पर एक जैसे चिन्ह नहीं है, एक तो प्लस का है और 365 माइनस का, इसलिए यहाँ घटाव होगा। तो 365 में एक घटेगा तो 364 आ जाएंगे, ठीक है। कितने आ गए? 364। प्लस के एक माइनस के, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है इसलिए आ गए माइनस के, इसको ऐसा का ऐसा लिख दीजिए, ठीक है ना। इन दोनों में कैलकुलेशन करके 364 कर दिया और 2x का 2x और 2x स्क्वायर, आगे बच गया 0, ठीक है, आगे बच गया 0। अब अपने पास ये समीकरण बन गया है। अब यहाँ से हमें इसके टुकड़े करने होंगे, थोड़ा और आगे चलते हैं एक बार। इन दोनों में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी 2 का भाग जा रहा है। कहने का मतलब हम इस तीनों संख्याओं में 2 कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? 2 कॉमन। 2 कॉमन निकालिए, 2 निकालेंगे तो इसके अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें ये एक्स बच जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और जब इसमें 2 का भाग जाएगा तो 36 के आधे 18 और 4 के आधे 2। आधे जब करने हो तो ऐसे किया करें, देखिए 4 के आधे करोगे तो 2 आ जाएगा, 6 के आधे करोगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन फिर 3 का आधा नहीं होगा। तो क्या करोगे, 4 के आधे कर लीजिए 2 और यहाँ 36 के आधे कर दीजिए सीधे 18, ठीक है। कैसे भी आपसे हो वैसे कर लेना। हाँ देखिए, अब ये 2 जो है उधर चला जाएगा 0 के गुणा में, 0 के भाग में चला जाएगा, यहाँ गुणा में है तो ये 0 ही हो जाएगा ऑटोमेटिक ही, और अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये कैलकुलेशन आई है अपने पास, ये आया है। और इसमें क्या है, हम यहाँ से भी कर सकते थे गुणनखंड, यहाँ से भी 364 के गुणनखंड करने पड़ते हैं, यहाँ पर 182 के गुणनखंड करेंगे। थोड़ी देर हमने पिछला ही क्वेश्चन था जिसमें हमने 182 के गुणनखंड किए थे और आया था 2 गुणा 7 गुणा 13, ये गुणनखंड आए थे, है ना, किए थे तब। तो हमने एक संख्या तो मानी थी 14 और एक ले ली थी 13, है ना, और हमने क्या किया था कि 14 और 13 मान के वो 27 कर लिए थे।
अभी भी इसके गुणनखंड यही आएंगे, 2 गुणा 7 गुणा 13, जिसमें पहला पूर्णांक ये होगा। अब ये बताइए इसे x रखना है हमें, ये 14 और 13 को इस प्रकार लिखना है, 14 और 13 को इस प्रकार लिखना है कि यहाँ पर तो ये x ही रहे, ठीक है ना। यदि यहाँ पर हम 14 और 13 को इस प्रकार लिख देते हैं कि माइनस का 14 और माइनस का 13 कर लें, तो 14 और 13 तो हो जाएंगे 27, ठीक है। माइनस में जुड़े हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो माइनस के 27 हो गए, प्लस का अक्स तो नहीं आया। इनमें से कोई एक कर लेते हैं प्लस, तो फिर घटेंगे आपस में, ये तो कन्फर्म है, एक आ जाएगा, ठीक है, एक आ गया, लेकिन ये माइनस का आया क्योंकि बड़ी संख्या का है। क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 14x माइनस 13x, इसको लिख देंगे 14x माइनस 13x। 14x में से 13x घटेंगे तो x ही बचता है, इसलिए मध्य वाले पद को इस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस का 182। अरे समझ रहे हो क्या ये बात? आप ऊपर से तो नहीं जा रही है ना, समझ रहे हो? ये पहले जो गुणनखंड वाले क्वेश्चन किए थे 4.1 में भी किए थे और 4.2 में भी किए थे, सेम टू सेम वो कैलकुलेशन है। मैं ज़्यादा डीपली ज़्यादा इसीलिए नहीं बता रहा कि क्वेश्चन फिर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पहले वाले क्वेश्चन में करवाए हैं, उसमें देख के आप दोबारा सीख लीजिएगा यदि आपको ये ऊपर से जा रहा है तो। ऊपर से तो नहीं जाएगा वैसे। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स आ गया तो यहाँ पर ये एक्स की स्क्वायर है, एक कॉमन आ गया, एक बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, एक बच गया। 14x में से एक x हमने पहले ही बार ले लिया है, तो अंदर बचा केवल 14। क्या बचा? केवल 14। अब आगे वाली दो संख्याओं में यहाँ देखिए, यहाँ पर हम 13 और माइनस, दोनों जगह माइनस है, हम माइनस भी बाहर ले लेते हैं और 13 भी बाहर ले लेते हैं, क्योंकि 13, अब ये 13x है, यहाँ पर 13 का भाग जाएगा तो अंदर बचेगा केवल x। समझ रहे हो? क्योंकि 13 तो बाहर आ गया, अंदर बचा x। बाहर आने का मतलब भाग देना होता है। 13x में 13 का भाग दिया गया तो 13 से 13 कट गया। ऐसे देखिए, ये 13x है और इसमें 13 का भाग दिया गया तो x बच गया, है ना। बाहर आने का मतलब ये होता है, तो अंदर बच गया 182, सॉरी x। फिर ये माइनस बाहर आ गया तो अंदर बच गया प्लस, है ना। माइनस तो बाहर आ ही गया, यानी कि माइनस का भी इस माइनस में भाग जाएगा फिर, और माइनस में यदि भाग देंगे इस माइनस का तो ये कट के प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्लस। इस तरीके से प्लस हो गया ये। अब इस 13 को जो हमने बाहर लिया है ये भाग जाएगा किसमें? 182 में। 182 में आप भाग देंगे 13 का तो ये 14 बार जाएगा, करके देख लेना आप, ठीक है। तो ये अंदर बच गया प्लस का 14 और आगे आ गया 0। यहां से देखिए दो समीकरण बन गए अपने पास, दो पद बन गए। एक तो x माइनस 13 बराबर 0 और एक ही अंदर वाला बच रहा है, ठीक है। उधर करता हूं मैं, देखिए दो समीकरण बने। पहला तो बना x माइनस 13 बराबर 0, एक बना x प्लस 14 बराबर 0, ये बना। पहले के हिसाब से देखें तो यहाँ पर देखें x माइनस 13 बराबर 0 है, और उधर इसे माइनस 13 को उधर भेजेंगे 0 की तरफ तो ये प्लस का 13 हो जाएगा, x का मान आ गया 13। इसकी तरफ से यदि देखें यहाँ तो x प्लस 14 बराबर 0 है, उधर भेजेंगे प्लस के 14 को तो ये हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है। x के दो मान आ गए, लेकिन यहाँ पर माइनस का 14 आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने साफ लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। कैसे हैं? धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। यानी कि x का मान एक तो क्या हो गया? 13 हो गया है। कन्फर्म है? x का मान क्या हो गया? 13। 14 तो नहीं हो सकता है। तो अब x का मान 13 और x क्या था? आप अपने देखिए शुरुआत जहां से हमने क्वेश्चन की थी वहां लिखा था कि पहला पूर्णांक x है और पहला पूर्णांक क्या हो गया? 13। दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 अतः है दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, ये था। x की जगह मान रखें, x का मान रखने पर क्या आएगा? ये x प्लस 1 है और मान रखा 13 प्लस 1 बराबर 14। दूसरा पूर्णांक हो गया 14 और पहला पूर्णांक है 13। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है, उतार लीजिए। समझ गए आप? इसे पढ़ते रहिएगा, इनको निकालते रहिएगा। देखिए ये ऐसे ही है, ये गणित है, ये बेवफा नहीं है।
इसको आप जितना समय देंगे ये उतना आपके काम आएगी, छोड़ के नहीं जाएगी आपको। एक बार समझ में आ गया तो बस आ गया फिर, और नहीं आया तो नहीं आया। समझ रहे हो? आप साइंस के, सामाजिक विज्ञान के जो तथ्य याद करते हैं, फैक्ट याद करते हैं, वो तो समय निकलते निकलते आप थोड़ा थोड़ा उसमें विलोपन होने लग जाता है, भूलने लग जाते हैं आप उस चीज़ को। समझते हो? लेकिन जो गणित है जिसे आप सीखोगे, ये एक क्या है, ये एक स्किल है। समझ रहे हो? ये एक स्किल है। जैसे जो काम करने वाले कारीगर हैं उनके पास अलग अलग स्किल है। कोई गाड़ी सुधार देता है, कोई मकान बना देता है, कोई चित्र बना देता है। वैसे ये एक स्किल है। गणित क्या है? एक स्किल है। इसको आप जिस प्रकार से समझोगे उस प्रकार समझ आ जाएगी। मैंने इतना बड़ा करवाया है, आप यदि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे के काम करोगे तो आप इसको केवल 4 लाइनों में समेट दोगे। इस क्वेश्चन को केवल 4 लाइनों में, ज़्यादा बड़ा होगा ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा तो क्वेश्चन ही नहीं है। समझ रहे हो? तो आप इसे ध्यान से कीजिएगा और पढ़िए। आगे करते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए, आपके दैनिक जीवन में मैथ के ये जो आप प्रश्नावलियाँ पढ़ रहे हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, ये जितनी भी चीज़ें आप त्रिभुज वगैरह पढ़ रहे हैं, सामान्यतः आपके दैनिक जीवन में कभी काम नहीं आती हैं। आप जब जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप जो सामान्यतः दिन भर काम करेंगे उनमें ये काम में नहीं आएंगी, तो आपसे करवाई क्यों जाती है फिर? गणित का पाठ्यक्रम इतना कठिन क्यों बनाया जाता है? 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम कठिन क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है ताकि आप उलझनों से उलझना सीख लें, उलझनों से उलझना सीख लें और फिर उलझकर उनसे सुलझना सीख लें। समझ रहे हो? इसलिए आपको ये चीज़ें दी जाती हैं ताकि आप जब आपके जीवन में कठिनाइयों का स्तर बड़ा हो जाए तो आप उनसे घबराए नहीं। आपकी बुद्धि को कुशाग्र करती हैं ये, आपको सोचने समझने की क्षमता प्रदान करती हैं ये इसलिए ही दी जाती है। इनका एक मोटिव यही है, महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है। इनका जो अहम रोल होता है वो यही होता है कि बच्चे की मानसिक बुद्धि को बढ़ाना। और जब तक आप इनको दिमाग पे जोर नहीं डाल के करोगे ना, तो ये आपकी बुद्धि जो है वो संकीर्ण हो जाती है, एक लिमिट तक सोच पाती है। समझ रहे हो? एक लिमिट तक। मैथ आपको विश्लेषण करना सिखा देती है, विश्लेषण करना सीख जाते हो आप। चलिए बकवास ना करते हुए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब सोचिएगा, इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। पहले तो आप वो बच्चे ध्यान दें जिनको यही नहीं पता कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। फिर देखें, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। 3 चीजें आई हैं, ऊंचाई, आधार और कर्ण। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वो बच्चे जिन्होंने मैंने 8 की प्रश्नावली करवा रखी है और उसमें मात्र 6 मिनट की एक कक्षा डाल रखी है, मात्र 6 मिनट की, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय डाली हुई है। उसमें मैंने पूरा समकोण त्रिभुज बता रखा है, उसकी तीनों भुजाएं बता रखी हैं। आधार तैयार करने के लिए आप वो 6 मिनट का वीडियो है, एक बार जरूर देखिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको यहां भी समझ में आ जाएगा, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी समझ में आ जाएगा। देखिए, समकोण त्रिभुज हम छोटे कक्षाओं में पढ़ते थे कि 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, है ना? तो ये जो समकोण त्रिभुज है ये इस प्रकार होता है। ठीक है, ये कैसा कोण है? समकोण है, क्योंकि यहाँ पर ये कोण कैसा बन रहा है? 90 डिग्री का। ये ऐसे, ये खड़ा है। चंदा होता था ना अपने पास ऐसे करके, वैसा होता था, उसमें बीच से लाइन जाती थी, वो 90 डिग्री दर्शाती थी। इसको ऐसे कर देंगे, आगे घुमा लाएंगे तो चंदा बन जाएगा, इसलिए आधा है और ये 90 डिग्री का है। मान लेते हैं इसकी कोई भुजा होगी ए बी सी, ऐसे करके मान लेते हैं। फिर ये कहता, अच्छा ये बताएं, ये जो बड़ी भुजा होती है क्या होती है? ये कर्ण होती है भाई। जो बड़ी दिखाई देती है ये आधार होती है और ये लंब होती है। ठीक है, ये 3 भुजाएं होती हैं। लंब इसमें ऊंचाई है, देखिए ऊंचाई है कि नहीं, दिखाई दे रही है। और जो नीचे आधार है, आधार हमारे घरों की जो नींव होती है वो क्या होती है? आधार होती है। और यदि नींव कमजोर हो जाए तो मकान उसके ऊपर खड़ा नहीं रह पाता है। अपने नींव को मजबूत कीजिएगा,
छोटी छोटी हैं लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप सीखिएगा। मैथ में आप किसी भी सब्जेक्ट की छोटी बातें को इग्नोर नहीं करना है, उनको सीखते हुए चलना है। जैसे ही इग्नोर करोगे आपकी नींव कमजोर हो जाएगी और आप धड़ाम दे गिर पड़ोगे। समझ रहे हो? चलिए, अब ये कहता है कर्ण इसने दे दिया, कहता है कि कर्ण 13 है, ये जो भुजा है ये 13 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर। AC भुजा जो है A और C से लेकर चल के 13 सेंटीमीटर है। एक शर्त देता है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये जो ऊंचाई है ये इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इससे मान लो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आंसर करते हैं यहाँ कि दिया है, क्या दिया है? महत्वपूर्ण फैक्ट दिया है। क्या दिया है? कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब यही नहीं पता आधार कितना, तो कैसे पता लगाएंगे 7 सेंटीमीटर कम हो के ये बन गई? ये देता कि आधार 10 है तो फिर हम बता देते कि ये 10 है तो ये 7 कम है तो ये 3 हो गई। समझ रहे हो ना? ये 10 है और इसमें 7 कम हो गई तो ये 3 हो गई। ये 20 है, इसमें 7 कम हो गई तो 13 हो गई। इसने तो बताया ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो फिर हम मानेंगे कि आधार क्या है? x है। माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार x है। यह आधार क्या मान लिया हमने? x मान लिया। अब ये जो भी संख्या होगी x है और इसमें कितना कम है? 7 कम है। ये लंब है तो 7 कम है यानी कि 7 घट जाएगा। x में 7 घटा देंगे तो ये क्या आ गया? x माइनस 7, यानी कि ऊंचाई क्या आ गई? x माइनस 7 और आधार क्या आ गया? x। कर्ण अपने पास दिया है। समझ गए ना आप? इतना ऊपर से नहीं गया ना? ये x है मान लिया तो इसमें 7 कम है ना, इसमें 7 कम करके लिख दिया। कोई संख्या होती तो घटा के लिख देते, अपने पास ये संख्या नहीं है, मानना है। अब यहाँ पे देखिए, बताइए AB बराबर ऊंचाई है ना, ऊंचाई कितनी आई? ऊंचाई आ गई, ऊंचाई है अपनी AB। लिखा ना AB, A और B, ये ऊंचाई है और ये कितनी है? x माइनस 7। आधार कितना है? आधार है BC और BC कितना है? x। और कर्ण AC, कर्ण AC कितना है? 13। बस तीनों भुजाएं आ गई अपने पास, कर्ण भी है, आधार भी है और ऊंचाई यानी लंब भी है। पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र है जिसमें 3 सूत्र होते हैं। कर्ण निकालने का होता है, आधार निकालने का होता है और लंब निकालने का होता है। अपने पास तो दोनों भुजाएं नहीं है तो हम कोई भी एक सूत्र लगा देंगे। समझ रहे हो? कर्ण निकालने का लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय का वो सूत्र। ये सूत्र जो है मैंने उस मात्र 6 मिनट की कक्षा में सारे करवाए हैं, बहुत डीपली करवाया है 6 मिनट में। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से एक बार आप मोटा मोटा इधर समझें। देखिए, इस भुजा का स्क्वायर और इस भुजा का स्क्वायर, समझना, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, ये दोनों जोड़ दें, यानी कि AB का स्क्वायर और BC भुजा का स्क्वायर, ये दोनों जोड़ दें तो ये अकेला ही AC के बराबर होता है, कर्ण के बराबर होता है। ये अकेला ही किसके बराबर हो जाता है? कर्ण के बराबर होता है। समझ गए ना? ये इसकी स्क्वायर दोनों की स्क्वायर इस अकेले के बराबर होती है जोड़ने पर। तो इसको ऐसे लिख देंगे, कर्ण की स्क्वायर बराबर है लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। ठीक है? ये देखिए ऐसा ही लिखा है, ये कर्ण है AC और AB क्या है? ये लंब है। इसी प्रकार चलिए लिखिए, कर्ण भुजा को क्या नाम है? कर्ण भुजा को क्या नाम दिया गया है? AC दिया गया है, इसलिए AC की स्क्वायर। और लंब यानी कि ऊंचाई है, इसको क्या नाम दिया गया है? AB नाम दिया गया है, इसलिए AB का स्क्वायर। आधार का क्या नाम है? BC नाम है, इसलिए BC का स्क्वायर। यहाँ पर इन सभी के मान रख देंगे। ठीक है ना? मान रखने पर इतना सा मैं नीचे करवा देता हूँ। ये मान रखेंगे, AC का क्या मान है? 13 है, यानी कि 13 की स्क्वायर। ठीक है? AB का क्या है? ये AB रहा,
x माइनस की 7 की स्क्वायर प्लस BC का मान क्या है x स्क्वायर यानी कि x की स्क्वायर। यहाँ पर आप एक चीज़ देखें 13 की स्क्वायर कितना हो जाएगा बताएं। एक दिन मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए। यदि आपने वो नहीं याद किए तो आप लापरवाह हैं, फिर याद करने चाहिए थे आपको। यहाँ पर बताइए क्या लिखोगे आप, पता ही नहीं है आपको। 13 की स्क्वायर 169 169 होता है। x माइनस 7 की स्क्वायर, इसे ध्यान से देखिए आपको दिखाई देगा a माइनस बी की होल स्क्वायर। a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला सूत्र दिखाई देगा। और क्या होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर का सूत्र? ये होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये सूत्र होते हैं, ये याद करना, मैं लिखवा चुका हूँ इनको पहले। इसको इस प्रकार से खोलेंगे, इसको a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 की स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस आ गया 2 a यानी x b यानी 7 लिख दिया इसे। इसको ऐसे करके लिखा सूत्र के हिसाब से। आगे बच गया ये x स्क्वायर, इसको लिख दिया x स्क्वायर। ये ऐसा कैसा लिख दिया। सूत्र को हल करते हैं इसके समीकरण को। x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर 49 माइनस ये 2 इस 7 से गुणा हो गया, 2 7 14 और 14x से गुणा हो गया 14x माइनस का 14x। आगे बच गया प्लस का x स्क्वायर। समझे क्या कुछ? x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, 7 स्क्वायर की जगह 49। यहाँ पर ये 2 और 7 आपस में गुणा हो गए, 7 दूनी 14 और x से गुणा होकर 14x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। आगे x स्क्वायर बचा है x स्क्वायर। चलिए ये एक x स्क्वायर है और ये एक x स्क्वायर है, ये आपस में दोनों जुड़े हैं। देखिए ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, तो क्या आ गया यहाँ पर हो गया 169 और इधर बच गया 2x स्क्वायर। इसको मैंने जोड़ के लिख दिया ऐसे, ठीक है ना। आप ये चिन्ह ऐसे लगाना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। x स्क्वायर और x स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर, फिर 49 माइनस का 14x, ठीक है। चलिए इसको क्या करोगे, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस के 14x बराबर में 169। इसको चेंज कर दिया मैंने, इसको इधर ले आया और 169 को उधर ले गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आपने सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे किए हैं, इसलिए ऐसे करवा रहा हूँ कि ताकि आपको कन्फ्यूजन पैदा ना हो। चलिए ये जो माइनस का 14x है, ये जो 169 है इसको इधर ले आते हैं। ये 2x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x और माइनस में 169 बराबर में 0। समझे? 169 को इधर ले आया तो ये माइनस का हो गया। अब देखें ये तो प्लस का है 49 और ये 169 किसका है, माइनस का है। तो इनमें क्या होगा, घटा होगा और क्या बचेगा, इधर करते हैं, उतारिए आप इसे। क्या होगा देखिए, ये 49 और ये माइनस का 169 आपस में घटेंगे, ये इनको मैं पास पास लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। 2x स्क्वायर माइनस का 14x पहले ले लिया मैंने इसको इसके साथ, और ये प्लस का 49 और माइनस का 169 को एक साथ लिख दिया मैंने ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब ये 49 और ये 169 आपस में घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग चिन्ह है, घटाइए इन्हें। कितना बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x और 9 में 9 गए तो 0, 16 में 4 गए तो 12 माइनस के 120। घटा के देख लेना आप, इतने ही बचते हैं। इस 9 में ये 9 गए तो 0 और ये 16 है, 16 में 4 गए तो 12, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस का आएगा ही, बड़ी संख्या का चिन्ह है। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 बाहर निकाल लेता हूँ तो आता है x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर 0, ठीक है ना। ये सीख गए आप बाहर निकालना। 2 इधर से आ गया तो इस 2x स्क्वायर में भाग दिया गया 2 का, इसमें 2 का भाग दिया गया है और इसमें भी 2 का भाग दिया गया है। जो बाहर निकाली जाती है संख्या उसका भाग जाता है सभी जगह। ये 2 इधर भाग जाएगा, इस 0 की तरफ ही 0 हो जाएगा। इसको निकाला इसलिए जाता है 0 करने के लिए। 7x माइनस में 60 बराबर में 0। आप इस 60 के गुणनखंड कीजिए, गलत तो नहीं होगा ना कहीं। चलिए
60 के गुणनखंड कीजिए, कीजिए एक बार आप। चलिए यहाँ करते हैं, गुणनखंड करते हैं। इधर वाली साइड कर देता हूँ, मिटा देता हूँ इसको। यहाँ से करते हैं, देखिए 60 के गुणनखंड करते हैं। इसको 2 का भाग देंगे इसमें तो 30 बार जाएगा। 2 का भाग देना मतलब आधा करना होता है। इसमें देंगे तो ये 15 बार जाएगा। इसमें 2 का जाएगा नहीं, इसमें 3 का जाएगा 5 बार, और इसमें 3 का जाएगा नहीं, इसमें किसका जाएगा, 5 का जाएगा। ठीक है। अब आप एक बात देखें, ये जो बड़ी संख्या है इसको केवल एक बार लिख लें और इसको एक साथ लिख लें। गुणनखंड क्या है अपने पास, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसमें सबसे बड़ी संख्या को एक ही बार लेंगे। ठीक है, इनको एक साथ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 5 ऐसे लिख दिया ना। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और ये अकेला 5। इस 12 और 5 को इस प्रकार लिखेंगे कि 7x बचे, है ना। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x और माइनस का 60 बराबर 0। देखिए माइनस के 12 में से प्लस के 5 जाते हैं तो कितने बचते हैं, माइनस के 7x ही बचते हैं। इस प्रकार गुणनखंड हो गया। अब इन दो संख्याओं में कॉमन निकालेंगे x, x आ जाएगा, एक x बचेगा, इधर बचेगा 12। इधर देखिए माइनस को बाहर निकालते हैं और 5 को बाहर निकालते हैं, माइनस को बाहर निकालते हैं और 5 को बाहर निकालते हैं, तो क्या बचेगा, प्लस को बाहर निकालते हैं भाई, प्लस का ही 5 आ गया, इधर बच गया x और इधर भाग दिया गया 12। 5 का भाग गया ना 60 में तो 12 बच गया, आ गया। देखिए 5 जब यहाँ से बाहर निकल के आया ना, इन दो संख्याओं में निकाला है, 5 यहाँ से जब बाहर निकल के आया तो 5x में 5 का भाग गया है तो 5 से 5 कट गया। इस 5 का भाग 60 में गया तो 12 बार गया है। ठीक है, दो समीकरण बन गए हैं, x प्लस 5 और x माइनस 12। x प्लस 5 बराबर 0, देखिए दिख रहा है, और एक है x माइनस 12 बराबर 0। तो देखिए एक मान तो यहाँ से निकल के आता है, x का मान माइनस का 5, क्योंकि प्लस का 5 0 के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक मान यहाँ से आता है x का मान 12, x का मान 12। तो क्या होगा, माइनस वाला मान तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भुजा कभी नकारात्मक नहीं हो सकती है। आप बता सकते हो क्या, कोई आपके पास कोई छड़ी है, कोई लकड़ी का डंडा है, बता सकते हो उसकी मात्रा माइनस में हो, प्लस में मिलेगी। वो 1 फुट की है तो प्लस की है, वो 10 फुट की है तो भी प्लस की। बता सकते हो कोई माइनस के 10 फुट में भी है, होती नहीं है ना भुजा। ये बोर्ड है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 3 साढ़े 3 फुट है, ये माइनस में थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए ये तो नहीं होगी। अतः भुजा क्या होगी, x का मान 12, और x का मान यदि 12 है तो मान रख देंगे। हमने जो पहले भुजा वाला जो किया था उसमें, यहाँ पर x का मान, x यानी x आधार आधार x ही था ना, आधार का मान कितना आया है, 12 सेंटीमीटर है। अतः है ऊंचाई जो है, ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या थी, आधार से 7 कम थी, यानी कि x में 7 कम, x का मान 12 है, 7 कम हो गई तो 5, यानी कि क्या आई ऊंचाई, 5। तीनों भुजाएं आ गई। ऊंचाई तो है 5 सेंटीमीटर और आधार है 12 सेंटीमीटर, कारण उसने दिया था। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये आपकी प्रश्नावली 8 में 8.1 में बहुत क्वेश्चन ऐसे, और एक है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग प्रश्नावली संख्या 9, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप 2 बार देखिएगा यदि समझ में नहीं आया तो, ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक है, आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन 4.2 का अंतिम क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न संख्या 6। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, लिखने में बड़ा है, लिखूंगा तो आधा बोर्ड उसी से भर जाएगा, इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, आपको मैं बोल के बताता हूँ, उसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़िए। लिखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यहाँ से अंडरलाइन कीजिए इसे, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। कितने अधिक है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी।
यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो बनाए गए बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा है। कीजिए, करते हैं इसे। एक बार क्वेश्चन को पुनः पढ़िए, कुछ लाइनें आपको समझ में आनी जरूरी है। ये पूछ क्या रहा है, यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप बता दोगे। ये कहता है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी कि प्रत्येक जो नग बनाया उसके ऊपर जो खर्चा हुआ वो कितना है, वो उतना है कि उस दिन जितने भी बर्तन बनाए गए उसके दुगने से 3 अधिक है। एक नग का खर्चा इतना है, एक नग का, जैसे मान लीजिए एक नग का खर्चा इतना है कि उस दिन जितने भी जो बर्तन बनाए गए उसके 2 गुने से 3 अधिक है। मान लीजिए उस दिन 20 बर्तन बनाए गए। कितने बनाए गए? 20 बर्तन बनाए गए। तो एक नग की लागत इतनी है, एक नग की लागत, इसकी एक नग की लागत इतनी है कि उस दिन जितने बर्तन बनाए गए इसके दुगने से, दुगना यानी इसको 2 से गुणा कर दीजिए, इसके दुगने से 3 अधिक, यानी कि इसके अंदर 3 जोड़िए, इसके दुगने से 3 अधिक है। कितना हो गया? 20 दूनी 40 और 40 और 3 43, यानी कि एक बर्तन की लागत 43 आ गई। ये तो अपन ने मानना है कि मान लेते हैं कि 20 हो उस दिन बर्तन बनाए उसकी संख्या। उस दिन मान लीजिए कि उसने बर्तन बनाए 100, तब उसकी लागत क्या? उसके दुगने से 3 अधिक है, ऐसा लिखा है उसमें। उसके 2 गुने से 3 अधिक है तो 200, 100 दूनी 200, 200 में 3 जोड़े तो 203, यानी कि एक नग की लागत कितनी है? 203, ऐसा लिखता है। फिर आगे एक बात और लिखता है, क्या लिखता है? यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, उस दिन की कुल निर्माण यानी कि जितने पैसे लगे वो टोटल, वो कितने हैं? वो 90 हैं। यानी कि इसको और इसको गुणा कर दें तो 90, इसको और इसको गुणा कर दें, यानी कि अलग अलग माने हमने। हम ये संख्याएं तो लेंगे नहीं क्योंकि अपने पास तो कोई संख्या है ही नहीं, हम तो मानेंगे। चलिए करेंगे इसे, चलिए करते हैं। मानते हैं कि माना उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या x है। माना उस दिन निर्मित लिख दीजिए या बनाए गए लिख दीजिए, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी? x है। ठीक है, तो लागत कितनी है उसमें लिखा ना लागत। अतः है एक नग की लागत, एक नग की लागत, उस लागत में लिखा है कि बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, यानी ये x है और इसके 2 गुने से 3 ज्यादा है। ये क्या हो गई? इसकी लागत हो गई एक नग की। एक नग की लागत 2x प्लस 3। ये आपको समझ में आ गया इतना तो आगे क्वेश्चन आसान है, हो जाएगा। लिख देंगे आप इतना यदि, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर लिखा है कुल लागत, उस दिन की कुल लागत कितनी है? कुल लागत 90, 90 रुपये है ना, कुल लागत 90 रुपये है। कुल कैसे हो? एक बर्तन की निकाले, एक बर्तन की पता हो। जैसे आप ये समझें कि मान लीजिए कि एक बर्तन का पता हो कि 10 रुपये का है और उस दिन 20 बर्तन बनाए गए हों, तो आप बता नहीं सकते क्या कि कितने रुपए लगे? एक बर्तन के 10 रुपये हैं तो 20 के कितने हो गए? 200। इसी प्रकार वो बता रहा है कि एक नग बनाया गया था और जितने बनाए गए थे एक नग के ऊपर इतने रुपए लगे थे और टोटल जो बनाए गए थे वो इतने बनाए गए थे। तो इनकी जो ऊपर टोटल खर्चा आया वो 90 रुपये था। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? x गुणा में 2x प्लस 3 बराबर 90। समझे क्या आप इस बात को? ये एक नग के ऊपर खर्चा है और ये टोटल नग है, लिख रखे हैं ना हमने वहाँ, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x। तो ये तो टोटल जो है वो है और ये उसके ऊपर एक के ऊपर खर्चा है इतना। और जब इस नग और खर्चों को जोड़ेंगे तो उस दिन 90 रुपये लगे थे, जैसा उस जगह मैंने समझाया है। चलिए इसको अंदर गुणा करें, एक्स स्क्वायर 2x², 2x पहले से है, x इससे गुणा होगा 2x², 3 के साथ ही x गुणा होगा तो 3x बराबर में 90, बराबर में 90, 90। 90 को इधर ले लें, 2x² प्लस 3x माइनस में 90 बराबर में 0, बराबर में 0। यहाँ देखें पहली और दूसरी तीसरी संख्या को गुणा करें, जैसे कि हमने
4.1 में शुरुआत में की थी वैसे। 90 और 2 को गुणा करोगे तो 180 आएंगे। कितने आएंगे? 180। 180 के गुणनखंड करें, 180 के गुणनखंड करें। ये मैंने पहले बताया था आपको कैसे करना है। पहले मैं लगभग 7-8 क्वेश्चनों में लगातार करवाए थे, आपको याद आ गया होगा, सीख गए होंगे। जब 2 का भाग देंगे तो 90 बार जाएगा, इसमें 2 का देंगे तो 45 बार जाएगा, 45 में 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा 15 बार, 15 में भी 3 का जाएगा कितनी बार? 5 बार, और 5 में केवल 5 का जाएगा 1 बार। ठीक है, तो अपने पास गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 5 ऐसे आए हैं। इसको इस प्रकार लिखना है कि अंदर प्लस का 3 बचे। ठीक है ना, प्लस का 3 अक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 तिया 15 और इसको ऐसे लिख देंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये एक संख्या हो गई, और 5 तिया 15 ये एक संख्या हो गई। देखिए 15 और 12 को गुणा करोगे तो 180 आएंगे, इनको सीधा सीधा गुणा करोगे तो भी 180 आएंगे। इनको जैसे भी लिखिए, लेकिन बचना क्या चाहिए अंदर? 3 अक्स। यदि आप ऐसे कर लोगे कि यहाँ पे 3 संख्या ले लें और इसको 2 कर लेंगे तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, एक संख्या तो 45 आ गई, दूसरी ये बचेंगे 2 दूनी 4। तो देखिए 45 को 4 से गुणा करने पर 180 होता है, लेकिन 45 को 4 के साथ जोड़ो या घटाओ 3 नहीं बचेगा कैसे भी। ठीक है, इसको आप ऐसे ले लोगे कि इन चारों को एक साथ ले लो और 5 को अकेला छोड़ दो, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 36, एक संख्या तो 36 आ जाएगी, दूसरी 5। 36 को 5 से गुणा करने पर तो 180 बनेंगे, लेकिन इसको किसी तरीके से रख लीजिए, 36 में 5 जोड़ दोगे तो भी क्या आएगा? क्या नहीं आएगा? 3 अक्स। और 36 में 5 घटा दोगे तो भी नहीं आएगा। अपने को मध्य पद रखना जरूरी है, गुणा करने पर तो 180 ही बनेगा। ठीक है, तो कैसे रखेंगे इसे? इसको इस प्रकार रखेंगे 2x स्क्वायर 15x माइनस 12x। ठीक है ना, 15x प्लस का है और 12x माइनस का है, उल्टा सीधा नहीं लिखेंगे। माइनस का 12x इधर रख देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? सॉरी, माइनस का 15 यदि कर लेंगे और ये प्लस का 12 कर देंगे तो माइनस का 3x बचेगा। माइनस का 90 आगे आ गया 0। समझ में आ गया? नहीं आ जाएगा। इस दो संख्याओं में देखिए 2 कॉमन नहीं आ रहा है। कॉमन का मतलब यहाँ से 2 निकालें तो यहाँ से भी 2 का भाग देंगे। यदि यहाँ 2 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा नहीं जाता है, लेकिन दोनों जगह अक्स है, इसलिए इस दोनों जगह से अक्स निकालेंगे। अंदर बच गया 2x, इसका 1 अक्स चला गया, ये 2 अक्स बच गए, प्लस 15 के साथ वाला अक्स चला गया, 15 बच गया। ठीक है, माइनस में यहाँ पर हम 6 बाहर निकालेंगे, क्योंकि देखिए 12 में भी 6 का भाग जाता है और 90 में भी 6 का भाग जाता है। यदि 12 निकाल लेंगे तो यहाँ पर 12 का भाग चला जाएगा, 90 में 12 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 6 निकालेंगे। और यहाँ पर कितने बार जाएगा? 2x बार जाएगा। 6 दूनी 12, 2 बार चला गया, x आगे आ गया। माइनस में माइनस का भाग जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस भी साथ में बार लिया है। यहाँ पर 90 में जब हम भाग देंगे 6 का, तो 6 का भाग 90 में 15 बार जाएगा। ठीक है, आगे आ गया 0। अपने पास एक पद तो बन गया x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर x का मान आ गया 6, और एक पद बन गया अंदर वाला 2x माइनस 15 बराबर प्लस 15 बराबर 0। जब इसको सरल करोगे तो माइनस का 15 उधर हो जाएगा, भाग में आ जाएगा 2, ये मान नहीं बैठेगा पूरा पूरा, यानी कि ये x का मान तो नहीं होगा। ये ऋणात्मक आ गया है, ये x का मान नहीं होगा, क्योंकि बर्तनों की संख्या जो है वो कम नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव ही होगी। इसलिए x यानी क्या है? 6। x क्या है? 6। कुल बर्तन कितने बनाए गए? 6। एक एक की लागत निकालते हैं, एक नग की लागत। इसे मिटा देता हूँ। अभ्यास करते रहिएगा, आप इनको निकालते रहिएगा। देखिए निकालने से आपको ये आएंगे, करने से आप सब कुछ होता है, करने से होंगे। वो एक श्लोक है ना, कैसे है वो? करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है शिल पर पड़त निशान। एक रस्सी है, रेशम की है, मुलायम है, लेकिन फिर भी वो अभ्यास जब करती है, कुएं के अंदर जाती है, कुएं से निकल के आती है, तो जो सिल होता है, पत्थर होता है, उसके ऊपर भी वो निशान कर देती है। क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास हो गया है ऊपर जाने का, नीचे आने का। ऐसे अभ्यास यदि करोगे तो आप भी पत्थरों पे निशान कर दोगे। ठीक है ना, एक बार में नहीं आएंगे, लेकिन एक दिन जरूर आएंगे। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन बहुत कुछ होता है। चलिए आगे करते हैं। अक्स का मान 6। अक्स क्या है? बर्तनों की कुल संख्या। लिखेंगे अतः है बर्तनों की
कुल संख्या बराबर 6। अक्स कितना है? अक्स का मान 6 आया है, ये अक्स बराबर 6। एक बर्तन, एक नग की लागत, अतः है एक नग की लागत निकालते हैं। एक नग की लागत क्या है? एक नग की लागत 2x प्लस 3। मान रखेंगे x का, 2 गुणा में x की जगह 6 प्लस में 3, 6 दूनी 12 प्लस में 3, 12 और 3 15। एक नग के ऊपर 15 रुपये लगे थे, ठीक है ना, एक के ऊपर 15 रुपये, और 15 रुपये एक पे लगे और टोटल बनाए थे 6, 15 छिक्के 90, इसलिए वो कह रहा था कि टोटल पे 90 रुपये लगे। ठीक है, समझ में आ गए आपको ये? आप इसे दोबारा कीजिएगा, बार बार कीजिएगा इन क्वेश्चनों को। अभी आपके पास समय बचा है, अभी भी आपके पास लगभग 5-6 महीने आराम से बचे हैं। यदि आप अभी भी इनको शुरुआत से एक बार ध्यान से देखने लग जाओगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। 1 महीने में 15 दिन में तैयारी नहीं होती है, धीरे धीरे करना पड़ता है। अभी आपके पास समय है, सभी सब्जेक्ट को लेके बराबर चलिएगा। सभी का जो पूर्णांक है वो 100 नंबर ही है। ना तो गणित ज़्यादा आती है, ना सामाजिक विज्ञान, ना विज्ञान, ना अंग्रेजी, ना हिंदी, सभी को समान महत्व देना है, सभी को समान पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे 4.3 के साथ। जय हिंद।